हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब है और इसलिए मैं आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए ये एक सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के। हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। ये भी हमारी हिंदी मीडियम के लिए क्लास है, हमने इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि प्रिपरेशन आपकी गजब है और जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है अपने एग्जामिनेशन के लिए वो सफिशियंट है। और उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन को देखने के बाद आप कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे और उन क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इन फ्यूचर वीडियोस आपके पास आएंगी आप सभी उन वीडियोस की नोटिफिकेशन देख सके और उन सभी वीडियोस को जान सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को ऑफ कर देता हूं मैं, क्योंकि वीडियो का थोड़ा इश्यू रहता है हमारे इसमें। और क्या करना है, हमें बने रहना है हमारे साथ, जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना वेस्ट देर किए, टाइम को वेस्ट किए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। ये है कि हमारे पास टी एक समुच्चय है जिसमें त्रिभुज लिखे हुए हैं और एक संबंध है आर। और आर जो सर्व संबंध है वो दो त्रिभुजों पर इस प्रकार है कि T1 और T2 दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तो हमें टी गिवन है और टी क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। T1, T2, T3 और इसमें इनफाइनाइट जो है त्रिभुज लिखे हुए हैं। और आर हमारे पास एक संबंध है और संबंध है कि T1 और T2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के सर्वांग सम है। T1 सर्वांग सम है किसके, T2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमारे पास तीन संबंध होते हैं, हमें वे सिद्ध करने पड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है सम्मित संबंध और तीसरा होता है संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध इन तीनों संबंधों को सेटिस्फाई करता है तो वो संबंध तुल्यता संबंध बन जाता है। इसने बात की है सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम में आपको एक मिनट बता देता हूँ कि सर्वांग सम क्या होता है। मान लो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज 1, और मान लो ये एक दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज 2। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर इनका शेप एंड इनकी साइज दोनों इक्वल है, यानी कि ये देखने में भी एक जैसे हैं और इनका साइज मेजर करने में, इनका साइज मापने में भी एक जैसा है। मतलब अगर इस त्रिभुज की ये साइड एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इस त्रिभुज की भी ये एक्स साइड, ये वाई साइड और ये जेड है। मतलब एकदम सेम साइड होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए दो त्रिभुजों में। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 एक दूसरे के सर्वांगसम है। ओके स्टूडेंट्स, आप चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, स्वतुल्य संबंध प्रूफ करने के लिए अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारा त्रिभुज है T1, ये वाला त्रिभुज T1, ये T1 त्रिभुज क्या खुद के सर्वांगसम है? क्या इसकी तीनों साइड एक्स वाई जेड खुद की साइड एक्स वाई जेड के इक्वल होगा? जी बिल्कुल होगा। ये त्रिभुज T1 खुद के सर्वांगसम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर T1 कोई त्रिभुज है और वो समुच्चय T के अंदर है और T1 T1 के सर्वांगसम है और ये संबंध आर के अंदर है एलिमेंट, तो हम ये बोलते हैं कि संबंध स्वतुल्य है। ठीक है ना, अतः संबंध स्वतुल्य है। इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे संबंध पर। दूसरा होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध होता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। ठीक है, हमने बोला कि त्रिभुज 1 जो है त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है, क्योंकि त्रिभुज 1 की तीनों साइड एक्स वाई जेड त्रिभुज 2 की तीनों साइड एक्स वाई जेड के बराबर है। तो त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है। मुझे एक बात बताइए, क्या त्रिभुज 2 भी त्रिभुज 1 के सर्वांगसम है? आप बोलोगे यस सर, त्रिभुज 2 भी त्रिभुज 1 के सर्वांगसम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर T1 और T2 दो त्रिभुज है समुच्चय T के, और T1 जो है T2 के सर्वांगसम है और ये संबंध R के अंदर एलिमेंट उपस्थित है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा और ये संबंध R के अंदर होगा। अगर ये बात के संबंध के अंदर होती है तो वो संबंध सम्मित संबंध होता है। तो अतः यह एक सम्मित संबंध है।
इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है संक्रामक संबंध। नंबर 3 पर कौन सा आता है? संक्रामक संबंध। अब ये संक्रामक संबंध कैसा होता है स्टूडेंट्स? संक्रामक संबंध में मान लो मैं यहाँ पे एक तीसरा त्रिभुज बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक तीसरा त्रिभुज है और ये भी हमारा एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो अब ये देखिए, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांग सम है, जी बिल्कुल। त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के सर्वांग सम है, जी बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज 3 में भी इसमें 3 साइड एक्स वाई जेड ही है, भले ही वो अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांग सम, त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के सर्वांग सम। क्या त्रिभुज 1 त्रिभुज 3 के सर्वांग सम है? आप बोलोगे यस सर, त्रिभुज 1 त्रिभुज 3 के सर्वांग सम है। इसका मतलब ये है कि अगर T1 T2 और T3 तीन त्रिभुज थे जो समुच्चय टी के अंदर है, और आपने ये बोला कि जो T1 है सर वो T2 के सर्वांग सम है और संबंध R के अंदर है। आपने ये बोला कि सर जो T2 है वो T3 के सर्वांग सम है और संबंध R के अंदर है, तो T1 भी T3 के सर्वांग सम है जी, और वो संबंध R के अंदर है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह संक्रामक संबंध है, और एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक भी हो, वह कैसा होता है? अतः R एक तुल्यता संबंध है, वह तुल्यता संबंध होता है। आई होप का आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जांच कीजिए 1 2 3 4 5 6 में ये जो संबंध है आर, वो इन्होंने संबंध दे रखा है और हमें बताने की स्वतुल्य है, सममित है या कैसा है, हमें बताना है। तो मान लो ये हमारे पास एक समुच्चय है, समुच्चय दिया गया हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास संबंध है आर, आर दिया गया है हमें कि दो ऐसे एलिमेंट इस समुच्चय के कि वे समुच्चय B इज इक्वल टू ए प्लस वन फॉर्म के होने चाहिए, B इज इक्वल टू ए प्लस वन फॉर्म के। तो सबसे पहले तो संबंध बना लीजिए। अगर आप इसमें संबंध बनाओगे, a बराबर 1 रखोगे तो b बराबर कितना जाएगा? 1 और 1 2। a बराबर 1 रखोगे तो b बराबर 2 आएगा, a बराबर 2 रखोगे तो b बराबर 3 आएगा, a बराबर 3 रखोगे तो b बराबर 4 आएगा, a बराबर 4 रखोगे तो b बराबर 5 आएगा, a बराबर 5 रखोगे तो b बराबर 6 आएगा, और a बराबर 6 रखोगे तो b बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट आ गए इस संबंध के अंदर। अब हमें इस संबंध को देखते हुए बताना है कि ये संबंध कैसा है। सबसे पहले तो स्वतुल्य संबंध चेक करना है, स्वतुल्य संबंध है या नहीं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध खुद के इक्वल ढूंढना होता है हमें, है ना, जैसा तुमने भी पिछले एग्जांपल में किया था। देखो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, हर एलिमेंट की आइडेंटिटी ढूंढनी है हमें। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये सभी आइडेंटिटी अगर इस संबंध स्वतुल्य के अंदर है, मतलब इस संबंध के अंदर है ये 6 की 6 आइडेंटिटी, तो आप ये बोलोगे ये जो संबंध दिया गया है जी हमें वो एक स्वतुल्य संबंध है। परंतु आप ये देखोगे कि इन 6 के 6 आइडेंटिटी एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट इस संबंध के अंदर नहीं आया, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो रैंडमली एक कोई एलिमेंट लिया आपने, एक कोई अवयव लिया समुच्चय ए का, तो आपने ये देखा कि ए तो संबंध आर के अंदर है ही नहीं, क्योंकि यही तो है ए वाले एलिमेंट, ये संबंध आर के अंदर नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः आर स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है सम्मित संबंध। कौन सा आता है? सम्मित संबंध। अब हमें क्या करना है, हमें हर एलिमेंट की सम्मिति ढूंढनी है सम्मित संबंध के लिए। अब सम्मिति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ए बी कोई एलिमेंट है, तो इसकी सम्मिति या सिमेट्री बनेगी बी ए। यानी कि अगर यहाँ पर 1 2 एलिमेंट लिखा हुआ है तो 1 2 एलिमेंट की सम्मिति क्या बनेगी? वेरी गुड, 2 1 बनेगी। तो अगर इस संबंध के अंदर 1 2 आने के बाद 2 1 भी कहीं को देखने को मिला, तो आप बोलोगे कि 1 2 की सम्मिति है। और ऐसे ही सभी के सभी एलिमेंट की सम्मिति इसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए संबंध के अंदर, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। लेकिन इस संबंध के अंदर तो एक भी एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं है, सॉरी सिमेट्री नहीं है। तो अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट की सम्मिति नहीं है तो ये संबंध सम्मित नहीं है। यानी कि ए बी कोई दो एलिमेंट है समुच्चय ए के, और अगर ए बी एलिमेंट है संबंध आर का, तो आपने ये देखा कि बी ए तो आर में है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये संबंध सम्मित नहीं है।
नंबर तीसरे पे आता है हमारा संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। चलो जी, मान लो ए, बी और सी कोई 3 एलिमेंट है समुच्चय ए के। अब मान लो ए बी कोई एलिमेंट है जो संबंध आर में है, ये संबंध आर है, और मान लो यही एलिमेंट हो गया ए बी। उसके बाद बी सी कोई एलिमेंट है जो संबंध आर में अंदर है, तो ये हो गया मानो हमारे पास एलिमेंट बी सी। अब बी तो कॉमन है, देखो अब बचा ए एलिमेंट और सी एलिमेंट। अब अगर ए सी एलिमेंट भी संबंध आर में हो गया तो ये संबंध संक्रामक हो जाएगा। यानी कि ये तो बी है, बचा क्या, यहाँ से 1 बच रहा है और यहाँ से 3 बच रहा है। यानी कि अगर 1 3 एलिमेंट इस संबंध आर के अंदर आ गया तो आप बोलोगे कि ये संबंध संक्रामक है। परंतु इस पूरे संबंध में कहीं भी 1 3 देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इसमें हर एलिमेंट की संक्रामकता नहीं है, ये एक संक्रामक संबंध नहीं है, एसी आर को बिलोंग नहीं कर रहा, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना। तुल्य तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगा तुल्यता संबंध? क्योंकि तुल्यता संबंध होने के लिए तो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। अब ये ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक, तो तुल्यता कहां से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला कि सिद्ध कीजिए हमारे पास समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें समस्त त्रिभुज लिखे हुए हैं, यानी कि T1 T2 T3, आप जितने भी त्रिभुज इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो जितने भी त्रिभुजों की, वे सभी त्रिभुज इस समुच्चय ए के अंदर है। और संबंध दिया गया है कि T1 और T2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के समरूप है। T1 समरूप है किसके? T2 के। ठीक है। अगर T1 T2 के समरूप है तो ये संबंध स्वतुल्य होगा, सॉरी तुल्यता होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहले तो मैं आपको समरूप बता देता हूँ, समरूप क्या होता है। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है T1 और ये एक त्रिभुज है हमारे पास T2 और एक त्रिभुज हमारे पास T3। ठीक है। मान लो इसकी साइड है इसकी साइड मान लो हो गई कितनी, कुछ भी मान लो आप, मान लीजिए होगी 2, इसकी मान चलो ये हो गया 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 6 8, और ये हो गया हमारा कितना, 8 12 एंड 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ कोई 3 ट्रायंगल आ गए। अब एक बार जरा ध्यान से सुनना कि समरूप क्या होता है। समरूप आकृति ऐसी आकृति हुआ करती है जो देखने में तो बिल्कुल एक जैसी हो, बट उनके साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है। ये तीनों त्रिभुज देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी वो क्या है, माप अलग अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है। साथ ही तुम ऐसा भी कह सकते हो कि अगर दो त्रिभुज तुम्हारे पास है और उनकी संलग्न संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वे क्या है, समरूप त्रिभुज है। जैसे कि 8/4 तो 2 आएगा, 12/6 तो 2 आएगा, 16/8 तो भी 2 आएगा। तो इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात भी 2 2 2 है। तो त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 देखने में एक दूसरे के समरूप है। या आप ऐसे देख सकते हो कि दो त्रिभुज अगर देखने में एक जैसे हैं, साइज में अलग है, या उनकी मेजरमेंट एक जैसी है लेकिन साइज में अलग है, तो आप ये बोलते हो कि वे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। सबसे पहला जो संबंध होता है वो होता है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद से कंपेयर करनी है। क्या ये वाला त्रिभुज खुद के समरूप है? हाँ जी, ये देखने में खुद के जैसा है, साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज अगर इक्वल भी हो, छोटा भी हो, बड़ा भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, समरूप है तो समरूप ही रहेगा। तो ये त्रिभुज वन खुद के समरूप है। कहने का मतलब ये है कि अगर T1 कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है समुच्चय ए का, तो T1 खुद के समरूप हो जाएगा और वो संबंध R में देखने को मिलेगा। तो आइडेंटिटी संबंध में है, मतलब संबंध स्वतुल्य है। संबंध कैसा है? संबंध R स्वतुल्य संबंध है। संबंध R स्वतुल्य है। इसके बाद कौन सा संबंध चेक करते हैं हम? सम्मित संबंध चेक करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आएगा सम्मित संबंध। कैसे आएगा? सम्मित संबंध आएगा दूसरे नंबर पर। सम्मित संबंध के लिए हमें दो त्रिभुज चाहिए। मान लो तुम्हारे पास है त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। अब भाई त्रिभुज 1 समरूप है त्रिभुज 2 के, क्योंकि त्रिभुज 1 देखने में त्रिभुज 2 के जैसा है और इनके साइड का रेशियो भी बराबर है। तो क्या त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 के समरूप नहीं होगा? यस सर, त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 के समरूप होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखने में तो एक जैसे हैं ही, और अगर अनुपात निकालोगे तो 4/8
मतलब 1/2, 6/12 मतलब 1/2, 8/16 मतलब 1/2, यानी कि संलग्न भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है तो त्रिभुज 2 भी त्रिभुज 1 के समरूप है। मतलब अगर T1 और T2 समुच्चय एक है, कोई दो अवयव है, कोई दो त्रिभुज है, तो T1 T2 अगर संबंध R के अंदर आया तो इसका मतलब T2 T1 भी संबंध R के अंदर आएगा और ये हो जाएगा एक सममित संबंध। अतः संबंध R सममित है। ऐसा है, सममित है। इसके बाद क्या चेक करते हो तुम? संक्रामक संबंध चेक करते हो। नंबर 30 आता है संक्रामक संबंध। वही बात, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आपको क्या करना है? चलिए जी, ये संक्रामक संबंध हो गया। अब ये देखिए, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप, त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के समरूप, तो त्रिभुज 1 भी त्रिभुज 3 के समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ से 8 और 2 का अनुपात 4, 16 और 4 का अनुपात 4, 12 और 3 का अनुपात भी 4। तो T1 और T3 देखने में एक जैसे हैं और इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो T1 T3 के समरूप है। इसका मतलब ये है कि अगर T1 T2 एंड T3 समुच्चय T के कोई तीन त्रिभुज हैं और T1 T2 के समरूप है और वो संबंध R के अंदर है, T2 T3 के समरूप है और वो संबंध R के अंदर है, तो आपने ये देखा कि T1 T3 के समरूप है और वो भी संबंध R के अंदर है। अतः संबंध R संक्रामक है। अतः R संक्रामक संबंध है। और एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, उसे क्या बोलते हो तुम? आर एक तुल्यता संबंध है, उसे तुम तुल्यता संबंध बोलते हो। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। आप एक बात देखो, इसने बोला आगे कि भुजा 3 4 5 वाला एक त्रिभुज है, एक 5 12 13 वाला त्रिभुज है और एक 6 8 10 भुजा वाला त्रिभुज है। इनमें से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो एक बात देखिए, 3 4 5 और 6 8 10, इनका अगर अनुपात निकालोगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। यानी कि T1 त्रिभुज और T2 त्रिभुज सॉरी T3 त्रिभुज वे एक दूसरे के समरूप होंगे और T1 और T3 को छोड़कर जो T2 त्रिभुज दे रखा है वो ना तो T1 के समरूप है T2 और वो T2 त्रिभुज ना T3 के समरूप है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप का आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने ये बोला कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। ए में क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे बहुभुज लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ए है हमारे पास जिसमें बहुभुज लिखे हुए हैं। बहुभुज यानी कि पॉलीगन 1, पॉलीगन 2, पॉलीगन 3 एंड ऑन, यानी कि इनफाइनाइट पॉलीगन है, इसमें अनंत बहुभुज है। और जो संबंध आ रहा है वो संबंध आ रहा है इस तरीके से कि P1 और P2 दो ऐसे वो लिए गए हैं बहुभुज जिनकी भुजाएं बराबर है। P1 तथा P2 में भुजाएं बराबर है, ऐसे दो बहुभुज लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। चलिए सबसे पहले देखता है हम स्वतुल्य संबंध है या नहीं। स्वतुल्य संबंध है या नहीं। अब देखिए, मैं पहले एक बहुभुज बना लेता हूं। मान लो ये हमारे पास एक बहुभुज है, बेंजीन है ऐसे, ये हमारे पास बहुभुज 1। और ये बताइए क्या अगर इस बहुभुज के अंदर 6 भुजाएं हैं तो क्या ये त्रिभुज खुद के बराबर होगा? जी, ये बहुभुज खुद के बराबर होगा क्योंकि इसके खुद के अंदर भी 6 भुजाएं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर P1 कोई पॉलीगन है, कोई बहुभुज है समुच्चय ए के अंदर, तो जितनी भुजाएं P1 में होगी उतनी ही भुजाएं P1 में होगी और वो संबंध R में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये एक स्वतुल्य संबंध है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। बात समझे स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं सममित संबंध पे। सममित संबंध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो बहुभुज लेने पड़ेंगे। अब दो बहुभुज लेते हैं, चलो सममित संबंध में दो बहुभुज लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया जी हमारा दूसरा बहुभुज, पॉलीगन 2। अब एक बात बताइए जरा, क्या P1 और P2 भुजाओं में बराबर है? जी, P1 बहुभुज P2 में बराबर है क्योंकि P1 में जितनी भुजाएं हैं उतनी ही भुजाएं P2 में है। तो P1 P2 के बराबर है, तो क्या P2 भी P1 के बराबर है भुजाओं में? यस सर, P2 भी P1 के बराबर है भुजाओं में क्योंकि P2 में भी 6 भुजाएं, P1 में भी 6 भुजाएं। तो बस यही बात तो हमें पता करनी थी कि अगर P1 P2 दो बहुभुज है समुच्चय ए के और P1 P2 भुजाओं में बराबर है
और वे आर के अंदर है, तो P2 P1 भी भुजाओं में बराबर होंगे और वे संबंध आर के अंदर होंगे। तो अतः यह कैसा संबंध है? एक सममित संबंध है स्टूडेंट्स। वेरी गुड, आपको सब समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा संक्रामक संबंध स्टूडेंट्स। क्या आता है? संक्रामक संबंध। रैपिड स्पीड से चल रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और अगर बढ़िया नहीं है तो इससे और बढ़िया हो जाएगी। संक्रामक संबंध से चलते हैं। चलो, संक्रामक संबंध में क्या करना है हमें? संक्रामक संबंध में क्या करना है हमें? तीसरा और बनाना पड़ेगा। तो मान लो एक और है जिसमें 6 ही भुजाएं मान लेते हैं। चलो कैसे बना लो, देखें जरा। 6 भुजाएं हो गई क्या इसमें? 1 2 3, हाँ 6 भुजाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हो गई, तो P3। अब मुझे एक बात बताइए जरा, क्या P1 P2 के बराबर है? यस सर, P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या बराबर है। क्या P2 P3 के बराबर है? यस सर, P2 P3 के बराबर है, क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या बराबर है। क्या P1 P3 के बराबर है? आप बोलोगे यस सर, P1 तो P3 के बराबर है, क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 P2 और P3 अगर तीन बहुभुज है समुच्चय ए के, और P1 P2 संबंध आर के अंदर है, P1 की भुजाएं P2 के बराबर है और वो संबंध आर के अंदर है, और P2 की भुजाएं P3 के बराबर है और वो संबंध आर के अंदर है, इसका मतलब P1 भी P3 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में जो वो रहेगी, सब भुजाओं की संख्या वो बराबर रहेगी। अतः आर कैसे हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अतः आर संक्रामक संबंध है। और अगर ये संक्रामक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है, तो आप बोलते हो कि आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब इसने आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 4 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब भाई सीधी सी बात है, समुच्चय ए के अंदर उसने त्रिभुज दे रखे हैं, तो समुच्चय ए में क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। तो समुच्चय ए बन जाएगा त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस आपको लिख देना है कि ए इज इक्वल टू त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमें एक फंक्शन दे रखी है, एक फलन दे रखा है, जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। और फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि इस फंक्शन fx का आंसर 1 आएगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रख दोगे। इस फंक्शन fx का आंसर 0 आएगा अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे, और इस फंक्शन का आंसर -1 आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे, 0 से छोटी कुछ भी रखोगे। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, तो देखो ओवरव्यू देखो आप। ओवरव्यू कुछ इस तरीके से दूंगा मैं, इधर देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में। मान लो ये एक समुच्चय है, ठीक है, और इधर भी एक समुच्चय है। ये दोनों के दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। इसने हमसे बोला है फंक्शन के अंदर, ये रहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। अब वैसे तो ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत, दोनों ही दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। और इसने बोला कि x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखो, इसका आंसर 1 आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे रैंडमली लिख ली कुछ, बस मैंने थोड़ी सी वास्तविक संख्या लिखी यहाँ पर, होती तो बहुत सारी है। -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, इसने बोला कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखोगे तो आंसर 1 मिलेगा। मतलब 0 से बड़ी मतलब 1 रखोगे तो भी इसका आंसर 1 मिलेगा। 2 रखोगे x की वैल्यू तो भी फंक्शन का आंसर 1 मिलेगा। 3 रखोगे इसकी वैल्यू तो भी फंक्शन का आंसर 1 मिलेगा। मतलब 1 0 से बड़ी कुछ भी रख लो, 1/2 भी 0 से बड़ा है, और अगर आप 1/2 रखोगे इसमें x की वैल्यू, तो fx का आंसर तब भी 1 मिलेगा। ये इस फंक्शन का कहना है। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो फंक्शन का आंसर 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हो तो -1 आएगा। मतलब -3 रखने पर भी -1, -2 रखने पर भी -1, -1 रखने पर भी -1। हमें ये बताने की ना तो एक एक ही है और नहीं आच्छादक है। आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये एक एक ही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का सेम प्रतिबिंब समुच्चय दूसरे वाले में बन रहा है। और अगर बहुत सारे अवयवों का सेम प्रतिबिंब बनता है, सेम इमेज बनती है, तो आप बोलते हो कि फंक्शन बहुएकेकी है, ना कि एकेकी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद आप देखते हैं कि आच्छादक आच्छादक है या नहीं। अब आच्छादक में क्या करना होता है हमें? आच्छादक में हमें ये दूसरे वाला समुच्चय देखना होता है, दूसरे वाला। अगर इस समुच्चय के अंदर एलिमेंट तुमको ऐसे चमके जो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हुए नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हुए नहीं है, जैसे कि -3 जुड़ा हुआ नहीं है, -2 जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही अनंत एलिमेंट इसके अंदर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हुए नहीं है। और अगर इसके अंदर ऐसे एलिमेंट बचते हैं
तो फिर वो आच्छादक नहीं होता। एलिमेंट बचने नहीं चाहिए, अगर एलिमेंट बचे तो आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक बात पता चल गई, ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। अब इस क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपने -3 रखी तो इस फंक्शन का आंसर कितना आया, इसका आंसर आया -1। अगर आपने x की वैल्यू -2 रखी तो भी इसका आंसर कितना आया, -1। x की वैल्यू -1 रखने पर भी इसका आंसर -1 ही आया। x की वैल्यू -1/2 भी रखोगे तो भी इसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो इस फंक्शन का आंसर 0 आएगा, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रख लोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अतः उपरोक्त से ये परिभाषित है, हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये बहु एकेकी है। अतः उपरोक्त से सिद्ध है कि यह बहु एकेकी फलन है। बहु एकेकी फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बताना है मैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए आप क्या कहोगे, जो हमारे पास ये है दूसरे वाला सेट है, इसे हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। ये जो हमारा कोडोमेन वाला सेट है, कोडोमेन वाला समुच्चय है, इसके अंदर केवल -1, 0 और 1 ऐसा है जिसकी प्री इमेज हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में बन रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, कोडोमेन, इसको भाई हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अंदाजा नहीं है। कोडोमेन, कोडोमेन में, कोडोमेन के समुच्चय में केवल -1, 0 और 1 अवयव डोमेन, अच्छा हाँ, इसे बोलते हैं हम सहप्रांत। इसके बोलते हैं हम सहप्रांत, और इसे बोलते हैं हम प्रांत। प्रांत के समुच्चय में प्रतिबिंब रखते हैं। आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि -1 और 0, 1 ही ऐसे एलिमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और कोई जुड़ा हुआ नहीं है, प्रतिबिंब रखते हैं। इसके अलावा अनंत वास्तविक संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो प्रतिबिंब नहीं रखता, प्रतिबिंब नहीं रखता। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स। इसने बोला कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, और हमें ये बताना है कि ये क्या है। अच्छा ठीक है, ये हमें बताना है कि ये एक एक ही आच्छादी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक एक भी है और आच्छादक भी है। और हमारे पास जो दो समुच्चय है वे दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और जो हमारी फंक्शन दे रखी है, फलन दे रखी है, फलन दे रखी है उन्होंने fn इज इक्वल टू, इस फंक्शन का आंसर n+1/2 आएगा अगर n विषम संख्या है, और इस फंक्शन का आंसर n/2 आएगा अगर n एक सम संख्या रखोगे तो। ठीक है, चलिए अगर आप n बराबर 1 रखते हो, n बराबर 1, n बराबर 1 तो एक विषम संख्या है, तो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो जो f1 आएगा वो आएगा 1+1/2, यानी कि 2/1। अगर आप n बराबर 2 रखते हो तो 2 तो एक सम संख्या है, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, यानी कि n बराबर 2 रखने पर इसका आंसर आएगा 2/2, और ये भी 1 बन गया। ये क्या हुआ, जब आपने n बराबर 1 रखा तब भी इसका आंसर 1 मिला, जब n बराबर 2 रखा तब भी आंसर 1 मिला, यानी कि दो अलग अलग अवयव के लिए सेम इमेज मिल गई, सेम प्रतिबिंब मिला। तो ये एक एक ही नहीं है, बहु एक एक ही है। यहाँ पे देखो आप, दोनों तरफ वास्तविक संख्याएं लिखी हुई हैं, इधर भी वास्तविक संख्याएं हैं, इधर भी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसे ही इसमें भी एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। अब इसने बोला कि जब n बराबर 1 रखोगे तो इसका आंसर 1 मिलेगा, यानी कि 1 रखने पर भी 1 और 2 रखने पर भी 1। तो आपने ये देखा ये एक एक ही है, नहीं, ये तो बहु एक एक ही है,
क्योंकि दो अलग अलग अवयव की सेम इमेज, सेम प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ये क्या है, बहुएकेकी है। अतः फलन Fn बहुएकेकी है, बहुएकेकी है। तो आप वैसे कह तो यही से सकते हो कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, एक एक ही आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक एक ही आच्छादी होने के लिए तो एक एक ही भी होनी चाहिए फलन को और आच्छादक भी होना चाहिए फलन को। लेकिन ये तो एक एक ही नहीं निकला, ये तो यहीं पर बहुएकेकी निकल गया। तो आप या तो यहीं पे से छोड़ सकते हो या आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक है या नहीं। अब n बराबर 3 रखोगे तो n बराबर 3 रखने पर इसका आंसर कितना मिलेगा, 3 तो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा 3+1/2, यानी कि 2 आंसर आएगा। और अगर n बराबर 4 रखोगे तो f ऑफ 4 का आंसर सम संख्या है, दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि 4/2, ये भी 2, यानी कि 3 रखने पर आंसर 2 आया, 4 रखने पर भी 2 आंसर आया। ऐसी 5 रखने पे 3 आएगा, 6 रखने पर भी 3 आएगा, 7 रखने पर 4 आएगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव ऐसा बचेगा जो इधर जाके ना जुड़े? जी नहीं, इस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं बचेगा जो इधर जाके ना जुड़े। भाई आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, इधर जाके जुड़ना ही जुड़ना है। यानी कि इस समुच्चय के हर एलिमेंट को इधर जुड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, इसके अंदर खाली एलिमेंट नहीं बचने के अगर, तो ये अच्छादक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अच्छादक, है ना। अतः अच्छा, आप इसे कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो इसे, मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। n बराबर 2k+1 लो, मतलब मान लो ये 2k+1 कोई सी भी विषम संख्या है, कई करोड़ों में जाके, अरबों में जाके कोई विषम संख्या है। हमें ये चेक करना है कि अगर मैं n बराबर 2k+1 रखूंगा तो क्या फंक्शन का आंसर निकल जाएगा, क्या फलन का आंसर निकल जाएगा। चलो रख के देखो। f ऑफ n की वैल्यू जो आएगी 2k+1 पर, वो आएगी 2k+1 और +1/2, क्योंकि n की वैल्यू n की जगह पर रखना है तो मैं 2k+1, तो ये आ जाएगा हमारा k+1। और k+1 तो एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, इधर वो जाके जुड़ना ही जुड़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, अतः ये आच्छादक हो जाएगा। अगर आप n बराबर 2k रखोगे तो 2k एक सम संख्या है, तो n बराबर 2k रखने पर इसका आंसर आएगा 2k/2, यानी कि k, और k भी एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो जी, इधर जाके जुड़ना ही जुड़ना है। और अगर इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, फिर ये आच्छादक है। अतः Fn आच्छादक फलन है, अतः फलन Fn आच्छादक फलन है। पर ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये एक एक ही आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक ही आच्छादी होने के लिए तो एक एक ही भी होनी चाहिए फलन, लेकिन ये तो बहुएकेकी है। अतः आप लिख सकते हो यह एक एक ही आच्छादी फलन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन सारा का सारा समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास रही। इससे आगे के क्वेश्चन भी अभी बचे हुए मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।